आज हम अपनी क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं टीजी पीजीटी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है व्यक्तिगत विक्रय से सम्मिलित है। व्यक्तिगत विक्रय से सम्मिलित है मतलब पहले बात तो ध्यान रखिए कि व्यक्तिगत विक्रय का मतलब क्या होता है। देखिए, व्यक्तिगत विक्रय का मतलब होता है आपका कि खरीदारों को सीधे अपने उत्पाद के बारे में समझाना। मतलब खरीदार जो भी आपका सामान खरीदने वाला है उसे सीधे ही सारी चीज़ों के बारे में बता देना कि इसका ये प्रॉफिट होगा इससे, और इसका प्राइस ये है, या फिर इससे ये अनुभव हुआ है। ठीक है, हर चीज़ के बारे में बता देना पहले से ही। ठीक है, तो अब व्यक्तिगत विक्रय में क्या क्या सम्मिलित हो सकते हैं? देखिए, मौखिक संप्रेषण मतलब बातचीत के जरिए मुंह से आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, बातचीत के जरिए क्या कर रहे हैं? वार्तालाप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आमने सामने वाले की बातचीत, इसके जरिए भी आप व्यक्तिगत विक्रय कर सकते हैं। ग्राहकों की बातचीत, इसके ज़रिए भी आप व्यक्तिगत विक्रय कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे तीनों पॉइंट आ गए। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी। ठीक है, तो क्या होगा हमारा आंसर? हमारा आंसर होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, अब है आपका व्यक्तिगत विक्रय लक्षित नहीं होता। व्यक्तिगत विक्रय किस पर लक्षित नहीं होता, मतलब उसका लक्ष्य किस पर नहीं होता? देखिए, पहला होता है अधिसंख्य श्रोताओं पर। अधिसंख्य श्रोता मतलब स्थायी व्यक्ति पर। देखिए, इस पर हमारा क्या होता है? व्यक्तिगत विक्रय नहीं होता। हमारे लिए जो हम बातचीत करके हम कोई भी सामान को सेल करते हैं या बेचते हैं तो क्या होता है, वो हमारा फिक्स नहीं होता एम्प्लॉय। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, वो हमसे ले भी सकता है या नहीं भी ले सकता। ठीक है, लेकिन तो हमारा ये क्या होगा, ये उसका लक्ष्य नहीं है व्यक्तिगत विक्रय का। अब आता है व्यक्तिगत संपर्क कर। ठीक है, व्यक्तिगत क्या होता है? व्यक्तिगत संपर्क कर रहे हैं हम, तो हाँ ऑब्वियसली व्यक्तिगत संपर्क होता है इसमें, क्योंकि क्या होता है कि हम बातचीत कर रहे हैं एक दूसरे से, तो व्यक्तिगत हो गया। ठीक है, दोनों तरफा से संप्रेषण होता है। हाँ, दोनों तरफ से बातचीत होती है तभी सामान खरीद सकता है इंसान। ठीक है, तुरंत प्रतिपुष्टि पर, अब तुरंत के मतलब तुरंत की तुरंत लेन देन हो रहा है। ठीक है, तो अब इसका जो आंसर है वो होता है आपका क्या? अधिसंख्य श्रोताओं पर। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया? अधिसंख्य श्रोताओं। अब आ रहा है लेखांकन प्रक्रिया में शामिल नहीं है। तो लेखांकन प्रक्रिया में क्या शामिल नहीं है? लेखांकन प्रक्रिया में शामिल नहीं है। देखिए, लेखांकन की प्रक्रिया होती क्या है? लेखांकन की प्रक्रिया होती है, पहला पॉइंट होता है आपका वित्तीय लेन देनों की पहचान। आप नोट करते जाइए सारे के सारे। ठीक है, तो क्या होता है? वित्तीय लेन देनों की पहचान पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट होता है हमारा प्रमाणक बनाना। तो प्रमाणक बनाना मतलब हम उसको व्यक्ति को क्या कर रहे हैं, उसको प्रमाणित कर रहे हैं, उनको चीज़ों को मतलब प्रूफ दे रहे हैं चीज़ों का। ठीक है, थर्ड पॉइंट होता है हमारा लेन देनों का अभिलेखन करना। फोर्थ पॉइंट होता है लेन देनों का वर्गीकरण या खाता बही। देखिए हमने अभिलेखन करना बोला था, अभिलेखन आ गया इसमें। फिर बोल रहे हैं वर्गीकरण करना, तो वर्गीकरण भी आ गया इसमें। ठीक है, अब बोला तलपट तैयार करना, तो तलपट तैयार करेंगे। फिर क्या है? खाता एवं लाभ हानि खाता बनाएंगे। फिर क्या करेंगे? स्थिति विवरण एवं चिट्ठा बनाएंगे। फिर करेंगे सारांशीकरण और विश्लेषण एवं निर्वचन। अब देखिए सारांशीकरण भी आ गया। ठीक है, तो हमारा क्या नहीं आया इसमें? फिर लास्ट और होता है आपका उपयोगकर्ताओं में समन्वय। ठीक है, तो हमारा क्या नहीं आया? हमारा नहीं आया सरलीकरण, सरलीकृत करना। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा सरलीकृत करना। ठीक है, अब क्या है आपका? वास्तविक डूबी रकम के पूर्वानुमान में डूबी रकम और संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान बनाने का आधार है। देखिए, प्रकटीकरण की प्रक्रिया होती है जिससे हम क्या कर रहे हैं? हम पूरी बात का खुलासा उस व्यक्ति से कर दे रहे हैं जो हमारा सामान खरीद रहा है, जिसे हम बेच रहे हैं, या जिससे हमें प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उससे। ठीक है, और एक रूपता की परंपरा का मतलब होता है कि सब जो मिलजुल कर कार्य कर रहे हैं, और रूढ़िबद्धता का मतलब वो होता है कि हम लाभ पर ध्यान ना देकर केवल लॉस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो लॉस को कैसे रिकवर किया जाए उस पर ध्यान दिया जाता है। और फिर क्या आता है आपका? प्रकटीकरण व एक रूपता की परंपरा। तो ये तो आपका होगा ही नहीं। प्रकटीकरण का मतलब तो ये होता है कि पूरी बात का खुलासा करना और मिलजुल कर कार्य करना। ठीक है, लेकिन तो हमारा क्या होता है, जब हमने ये बोला रूढ़िबद्धता का मतलब क्या होता है? लॉस को कैसे रिकवर किया जाए। तो वहाँ ये देखिए, अब ये सी क्वेश्चन में यही बताया जा रहा है कि वास्तविक डूबी रकम के पूर्वानुमान से डूबी रकम और संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान का मतलब वही होता है कि जो हमारी रकम डूब गई है उसे कैसे रिकवर किया जाए। तो ये कौन सा पॉइंट होगा आपका? ये होगा आपका रूढ़िबद्धता की परंपरा। ठीक है, अब क्या होता है? देखिए, अब आता है GAAP आवश्यक है। तो GAAP किसके लिए आवश्यक है? पहले देखिए GAAP की फुल फॉर्म क्या होती है। GAA की फुल फॉर्म होती है आमतौर से स्वीकृत लेखा सिद्धांत।
यानी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसका जो मतलब होता है वो हमारा लेखांकन से ही होता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली इसका मतलब आंसर क्या होगा, इसका मतलब आंसर होगा सीधे सीधे लेखांकन में वैश्विक संयोजन। ठीक है, अब आता है लेनदारों का भुगतान या भुगतान का परिणाम होता है। लेनदारों को भुगतान का परिणाम करेंगे। देखिए, अब लेनदारों का जब परिणाम होता है तो एंट्री क्या बनती है, लेनदारों को जब भुगतान किया जाता है तो हमारे पास से कैश जाता है। ठीक है, और आता है लेनदार, तो क्या बनती है एंट्री, लेनदार अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो हमारे क्या हो रहा है, दोनों में कमी हो रही है। जब भुगतान जा रहा है, पैसा जा रहा है हमारे पास, तो दोनों में कमी हो रही है। तो क्या होगा, कुल दायित्व तथा कुल वृद्धि में कमी। ठीक है, तो आंसर आपका ये होगा। ठीक है, अब आता है डेबिट बराबर होता है क्रेडिट के। कब होता है डेबिट बराबर क्रेडिट के, तो देखिए डेबिट के बराबर होता है हमेशा, क्योंकि हमने बताया जब भी आप एंट्री बताते हो तो आपने देखा होगा कि डेबिट और क्रेडिट का दोनों का टोटल बराबर आता है। ठीक है, तो डेबिट बराबर होता है क्रेडिट के हमेशा। ठीक है, लेखांकन में हमेशा होता है। अब फिर क्या बोला जा रहा है, रोकड़ वही का शेष होता है। रोकड़ वही का शेष कब निकलता है, देखिए रोकड़ वही का शेष हमेशा डेबिट होता है, क्योंकि हमारा क्रेडिट का टोटल हमेशा ज़्यादा आता है और डेबिट, हम क्रेडिट के टोटल में से डेबिट को घटाते हैं, तो हमारा क्रेडिट का रोकड़ वही का शेष होता है क्या, सदैव डेबिट। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा, सदैव डेबिट। अब आता है तलपट में केवल निम्न खातों के शेष लिखे जाते हैं। तो तलपट में किसके खातों के शेष लिखे जाते हैं, देखिए पहले तो देखिए व्यक्तिगत तथा वास्तविक खातों के। हाँ, रियल, सही बात है। किस में कैसे शेष लिखे जाते हैं, जब हम खाते बनाते हैं तलपट में, तो देखिए एक तो व्यक्तिगत, जैसे मान के चलो परचेज वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ें व्यक्तिगत में आती हैं, और वास्तविक खाते जैसे मान के चले मशीनरी, फर्नीचर, ये हमारे वास्तविक खातों में आते हैं। तो इसके तो लिखे जाते हैं शेष, इसका शेष निकाल कर ही तो अभी तो हम लिखते हैं, जब हम लेज़र बनाते हैं तो इन दोनों का टोटल जो निकल कर आता है वही तो लिखते हैं। फिर आता है केवल अवास्तविक खातों के, नहीं ये नहीं होता, केवल अवास्तविक खातों के नहीं हो सकते। ठीक है, वास्तविक व अवास्तविक खातों के, नहीं ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा व्यक्तिगत तथा वास्तविक खातों के। ठीक है, अब आता है तलपट किन अशुद्धियों की जांच में सहायता करता है। तो किन अशुद्धियों की जांच में सहायता करता है तलपट, तो तलपट करता है, देखिए पहले तो देखिए क्या है, लिपिकीय अशुद्धियाँ। लिपिकीय अशुद्धियों का मतलब होता है जो एंट्री में गड़बड़ होती है। ठीक है, जो एंट्री गलत हो जाती हैं उनकी अशुद्धियों में। ठीक है, और सैद्धांतिक मतलब होती है सिद्धांती गलत हो गए। भूल की अशुद्धियाँ मतलब भूल से हमने छोड़ दी एंट्री बनाना। ठीक है, तो आपकी जब तलपट में देखिए गलती होती है तो सैद्धांत से हमें कोई मतलब नहीं है, चाहे वो डेबिट आ जाए क्रेडिट, टोटल तो बराबर आएगा, दोनों की अमाउंट डेबिट क्रेडिट में आ रही है। लेकिन अगर भूल हो जाए तो हम एक एंट्री बनाना भूल जाते हैं, तभी हमारा टोटल बराबर आएगा। लेकिन लिपियाँ जब अगर एंट्री में गड़बड़ हो गई, जैसे मान के चलिए एंट्री में हमने एक में तो 5,000 लिख दिए, एक में हमने 2,000 लिख दिए, तो हमारा टोटल हमेशा नहीं आएगा तलपट का। तो हमारा आंसर जो होगा वो लिपिकीय अशुद्धियाँ। ठीक है, अब आता है लेखांकन की क्या क्रम वृद्धि है। कौन कौन सी होती है लेखांकन की क्रम विधि, देखिए क्या होती है लेखांकन की क्रम विधि। लेखांकन की क्रम विधि होती है आपकी, पहला देखिए प्रारंभिक लेखा, बिल्कुल सही, पहले हमने बताई थी आपको लेखांकन में पहले क्या करते हैं, हम प्रारंभिक लेखे एंट्री बनाते हैं, फिर उसके बाद उसका वर्गीकरण करते हैं, वर्गीकरण या खाता वही, फिर उसका क्या करते हैं सारांश निकालते हैं, सारांश, फिर क्या बनाएंगे लास्ट में अंतिम खाते। ठीक है, तो हमारा क्या है आंसर इसका आंसर है हमारा फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए अब क्या है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब पहले ये पूछा रहा कौन सा कथन सही है। देखिए लेखांकन व्यवसाय का आधार है, नहीं बिल्कुल नहीं, लेखांकन नहीं होगा तब भी व्यवसाय चलता रहेगा। ठीक है, लेखांकन व्यवसाय की भाषा है, बिल्कुल नहीं, लेखांकन में सिर्फ आप करेक्शन करते हैं, प्रॉफिट लॉस को मेजर करते हैं, उनकी भाषा है नहीं है वो। फिर लेखांकन कला व विज्ञान है, तो ये सही है आपका, लेखांकन कला और विज्ञान दोनों हैं। ठीक है, लेखांकन व्यवसाय के लिए आवश्यक नहीं है, व्यवसाय के लिए आवश्यक है लेखांकन। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, लेखांकन कला और विज्ञान है। ठीक है, दोनों हैं। ठीक है, अब आता है लेखापाल का सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है। तो लेखापाल का सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है आपका, देखिए कर्मचारियों को शोषण करना गलत, बिल्कुल गलत, ये नहीं हो सकता। ठीक है, स्वामी के लिए अधिक लाभार्जन नहीं, अधिक प्रॉफिट कमाना नहीं है उसका काम। ठीक है, समाज के गरीब लोगों के हित में काम करना नहीं, ये तो सोशल वर्क का काम हो गया, लेखापाल का कार्य नहीं हुआ। ठीक है,
फिर आता है सभी पक्षकारों को आवश्यक सूचना उपलब्ध कराना, ये बिल्कुल सही है आपका। क्या होता है? सभी पक्षकारों को आवश्यक सूचना उपलब्ध कराना, लेकिन लेखापाल का कार्य है, ठीक है। अब आता है आपका लेखांकन की सर्वाधिक प्रामाणिक परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो लेखांकन की सर्वाधिक प्रामाणिक परिभाषा दी है हमारी इंस्टीट्यूट ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट ने, ठीक है। किसने दी है? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स ने, ठीक है। तो ये आप लगा लीजिए, ठीक है। किसने दी है? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स, ठीक है। अब आता है लेखांकन के स्रोत तथा प्रयोग बराबर होते हैं। तो लेखांकन के स्रोत और प्रयोग क्या होते हैं? बराबर। कब? कभी कभी, कभी नहीं, सदैव, सदैव नहीं। तो इसका आंसर आएगा सदैव। सदैव बराबर होते हैं लेखांकन के स्रोत और प्रयोग, ठीक है। अब आता है लेखांकन के सिद्धांत। क्या है लेखांकन के सिद्धांत? देखिए, लेखांकन के सिद्धांतों की भांति स्वयं सिद्ध है। क्या सिद्ध है? लेखांकन के सिद्धांतों की भांति वह स्वयं सिद्ध है, ठीक है। वैधानिक सिद्धांतों की भांति है, वो वैधानिक सिद्धांतों की भांति है, ठीक है। प्राकृतिक सिद्धांतों की भांति शाश्वत है। शाश्वत का मतलब हो गया आपका कि उसकी प्राकृतिक सिद्धांतों की तरफ से ही है, की तरह ही है, ठीक है। अब आता है व्यवहारिक आवश्यकताओं के अनुरूप लोचपूर्ण है। तो वो लचीला है, लोचपूर्ण है, ठीक है। तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। अब आता है आपका लेखांकन के समान सिद्धांतों की परख कैसे की जा सकती है। अब देखिए, अब क्या है लेखांकन के समान सिद्धांतों की परख कैसे की जा सकती है। देखिए, लेखांकन के जो समान सिद्धांत हैं वो केवल उपयोगिता के आधार पर दिए गए हैं। तो आंसर क्या होगा आपका? लोच के आधार नहीं, लागत के आधार नहीं, उपयोगिता के आधार, ठीक है। सरलता के आधार है तो नहीं, तो क्या होगा आपका? उपयोगिता के आधार पर, ठीक है। अब आता है आपका निम्न में से क्या लेखांकन का उद्देश्य नहीं है। लेखांकन का क्या उद्देश्य नहीं है? देखिए, अंकेक्षण का कार्य संपादित करना नहीं, ये नहीं है उसका उद्देश्य। नीति निर्धारण में सहयोग करना, ये तो उसका उद्देश्य है क्योंकि वो सहयोग करेगा, ठीक है। व्यवसाय की आर्थिक स्थिति की जानकारी देगा, ये भी सही है। हित रखने वाले पक्षकारों को सूचना देना, ये भी सही है। तो इसका क्या है? इसका आंसर होगा आपका लेखाकार अंकेक्षक का कार्य संपादित करना, कार्य बताना अंकेक्षक को, ठीक है। अब क्या है आपका खातों को लिखना व शेष निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो खातों को लिखने व निकालने की शेष प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो कहलाती है आपका संक्षिप्तीकरण, ठीक है। निकालने होने की क्या कहलाती है? संक्षिप्तकरण, ठीक है। अब आता है विनियोजक समुचित लेखांकन में रुचि लेते हैं क्योंकि। देखिए, अब जो विनियोजित कर रहा है, मतलब जो पूंजी को इन्वेस्ट कर रहा है, वो लेखांकन में किस चीज़ में रुचि लेते हैं? तो वो लेते हैं विनियोजक उचित प्रत्यय के प्रति आश्वस्त रहते हैं, मतलब उचित दर पर क्या करते हैं? चीज़ें लेने की कोशिश करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। आर्थिक स्थिति की जानकारी होती है, ये नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है उन्हें, ठीक है। व्यवसाय की प्रगति से लाभान्वित होते हैं, ये भी नहीं है। तो व्यवसाय को उत्तरोत्तर वृद्धि करता है, नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? विनियोजक उचित प्रत्यय के प्रति आश्वस्त रहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ये, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? उचित विनियोजक प्रत्यय के प्रति आश्वस्त रहते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। आज